सुनो, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th। एकदम प्रिसाइज रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ओवरऑल फीचर्स, नहीं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारे देश के इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी कि गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया यहाँ पे कि बिल्कुल भी हमारे पास रिसोर्स नहीं था जिससे कि हम अपने इकोनॉमी को ज्यादा रफ्तार दे सकें या फिर ऐसा कुछ। फिर है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बैकवर्ड इकोनॉमी पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था था, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था जिसके वजह से हम बैकवर्ड थे। उस टाइम हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम था वो बस 230 रुपया हुआ करता था, जो कि बहुत कम है। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब था कि यहाँ पे कृषि का प्रभुत्व था। हमारे देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता था। यहाँ पे जितनी भी जनसंख्या थे उसका 72% लोग सिर्फ खेती के ऊपर आधारित हुआ करते थे, और इतने सारे लोग खेती करने के बावजूद जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे वो सिर्फ और सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन होता था, और बाकी का 50% सिर्फ 28% लोग करते थे, जो कि अलग अलग सेक्टर में होते थे। फिर है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था बहुत ही स्लो चल रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था हमारे पास। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो हमारे देश का जो अपना इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। और अंग्रेज को कॉम्पीट करने के लिए अगर किसी ने अपना इंडस्ट्री लगाया तो उसको भी अंग्रेजों ने बर्बाद किया। तो इसलिए ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। अब हमारे पास कुछ था नहीं अपना, और इतने दिनों से हम अंग्रेज के ऊपर वो थे, ब्रिटिश रूल के ऊपर थे आधारित पूरी तरह से। तो अब हमें जो भी चीज करना होता था तो वो इंपोर्ट करना होता था, तभी हमारे पास कुछ आ पाता था। इवन हमें खाने का अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता था। ये नाम याद रखा करो। हम थोड़ा सा स्पीड रिवीजन करेंगे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। तो सिर्फ 15% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी, बाद बाकी 85% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। इसलिए भारत को गांव का देश बोला जाता था। तो अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ था, शहरीकरण बहुत कम हुआ था। उसके बाद है सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी, यानी कि अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी ऐसा होता था जहां पे कि जो जमींदार लोग होते थे उनका शासन चलता था देशों के ऊपर। अलग अलग जगह पे अलग अलग जमींदार का शासन होता था, एक राजा का शासन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, सेमी फ्यूडरल था, यानी कि कुछ कंट्रोल मतलब मोस्ट कंट्रोल अंग्रेजों के पास था, और अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत कंट्रोल जमींदार लोगों को दे रखा था। तो इसीलिए इसको सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी बोला जाता था। सामंत लोगों के पास पूरा पावर नहीं होता था, अंग्रेजों का दिया हुआ थोड़ा मोड़ा पावर होता था। तो इस तरह से तुमने देख लिया, तुम्हारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा था एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन एंड सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारे देश, उस टाइम हमारे देश का, यानी कि जब 72% आबादी सिर्फ खेती किया करती थी, उस समय हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से काम करता था। तो सबसे पहला है इसमें कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे उत्पादन भी कम होता था और उत्पादकता भी कम था। उत्पादकता कैसे बढ़ती है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद है हमारे पास HYV सीड्स करके HYV टेक्नोलॉजी आया। तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसके बाद क्या है हमारा एक्सप्लोटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत खतरनाक हुआ करता था, जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, सारा का सारा पावर जमींदार लोगों के पास हुआ करता था। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जबरदस्ती कॉमर्शियलाइज किया जाता था, फोर्स कॉमर्शियलाइज किया जाता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर में अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना चाहता था, सिर्फ अपने लिए खेती करना चाहता था, चावल गेहूं उगा के खुद का पेट पालना चाहता था,
अंग्रेज को ये बात बर्दाश्त नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती लोगों से इंडिगो की खेती करवाई, अफीम की खेती करवाई और कॉटन की खेती करवाई थी। ठीक है, तो इसको फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन बोला गया। बाद में इसका एक गुड इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि खुद का पेट भरने के लिए खेती करते थे, उससे कुछ अर्न नहीं कर पाते थे। लेकिन जब कॉमर्शियलाइजेशन हो गया खेती बाड़ी का, तो लोग अपना बिजनेस के तौर पे खेती करना शुरू किए। तो ये बाद में जाके गुड इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जिस टाइम वो लोग कर रहे थे उस टाइम बहुत बैड इम्पैक्ट था, क्योंकि वो लोग इंडिगो की खेती करवाते थे। इंडिगो की खेती से क्या होता था कि जो खेत की उत्पादकता होती थी, प्रोडक्टिविटी होती थी, वो सीज हो जाती थी बहुत टाइम के लिए। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था, लाइक कि कोई ट्रैक्टर वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो खेत के किसान होते थे और जो खेत का मालिक होता था, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। खेत का किसान जो मजदूरों की तरह काम करता था, और खेत का मालिक जो जमींदार होता था, और जब खेती हो जाता था तो वो डायरेक्ट पहुंचता था अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था दोनों के बीच में। फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि बहुत छोटे छोटे खेत हुआ करते थे लोगों के पास, और छोटे छोटे खेतों की वजह से एक जगह पे खेती ना हो पाती थी, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती थी वो कम हो जाती थी, प्रोडक्शन कम होती थी। उसके बाद क्या है, सब्सिस्टेंस आउटलुक। तो लोगों का नजरिया ही अलग था। लोग क्या चाहते थे कि जितना जल्दी हो, मतलब अपने हिसाब से अपने पेट भरने के लिए खेती, जीवन निर्वाह खेती करते थे, खुद के लिए खेती करते थे, और उनका कोई बिजनेस पर्पस नहीं होता था उस चीज को लेके। अब आगे देखो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या क्या था उस टाइम हमारे देश में, किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर काम करता था। तो इनिशियल ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड 1850 टू 1947। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहला क्या था, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस होता था, जो हस्तशिल्प कला होती थी, अंग्रेजों ने उसे बर्बाद कर दिया। दूसरा चीज क्या है हमारा, क्योंकि ये जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था हमारा पूरी दुनिया में फेमस था, और ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो मॉडर्न इंडस्ट्री को ये लोग आगे आने नहीं देते थे, क्योंकि अंग्रेजों के खुद के कंपटीशन में आ जाता था, और अंग्रेज अपना कंपटीशन अपने सामने किसी और को देखना नहीं चाहता था। अगर कोई इंडियन कंपनी उसके सामने जाती तो फिर अंग्रेजों का अपना प्रॉफिट कम होता, इसके लिए उन्होंने ऐसा किसी को करने नहीं दिया। देन उसके बाद क्या आता है, तो ये दो चीज था। उस टाइम हमारे देश का जो टाटा टिस्को, टाटा टेल्को का नाम सुने हो, तो टाटा टिस्को 1907 में स्टार्ट हुआ था, बट बहुत स्लो रेट से उनका ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के सामने किसी की चलती नहीं थी। देन है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड का क्या सीन था, देखो फॉरेन ट्रेड जैसा सीन क्या था, तो जितना भी रॉ मटेरियल होता था अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट के ले जाते थे, और जितना भी वहाँ पे वो बनाते थे और वहाँ का घटिया माल होता था वो हमारे ऊपर चिपका देते थे। क्योंकि क्या होता था कि जब वो यहाँ से जाते थे तो पूरा जहाज भर के जाते थे, और आते वक्त उनके पास कुछ होता नहीं था, तो खाली जहाज लाने से अच्छा है कि कुछ भर के लाएं। तो वो क्या करते थे, वहां की बहुत अलग अलग फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे लेके आते थे, और यहाँ पे सस्ते दामों में बेच देते थे। इससे उनको डबल फायदा होता था। एक तो हमारे देश का जो इंडस्ट्री था उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, और सस्ते दाम में बेच के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे कि हाँ भैया आप ये खरीदो, ये ज्यादा बेहतर है। अब एक कपड़ा जो कि सिंथेटिक है और एक कपड़ा जो कॉटन है, तो कॉटन कभी भी कम चलेगा और सिंथेटिक ज्यादा चलेगा, और इस चीज का फायदा अंग्रेज उठाते थे हमारे साथ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज था, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम नेट एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल किसको एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट भी हम फिनिश गुड्स का करते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन लेके आता था हमारे लिए, ब्रिटिश लेके आता था। दूसरा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो मोनोपोली कंट्रोल किसके ऊपर, किसके हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में था। ब्रिटिश जिसको चाहती थी उसको बेचती थी, जिसको नहीं उसको नहीं। सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश। तो सरप्लस ट्रेड तो होता था, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और बहुत कम इंपोर्ट करते थे, लेकिन इसका सारा का सारा बेनिफिट किसको होता था, अंग्रेजों को होता था। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो उस टाइम हमारे देश का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हुआ करता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, ये भी बहुत ज्यादा था। तुमने मूवी वगैरह देखा होगा, इसमें डॉक्टर ऑप्शन देता था
है ना, कि या तो आप माँ को बचा लो या बच्चे को बचा लो, यानी कि शिशु मृत्यु दर उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आदमी कितना समय तक जिएगा, एक्सपेक्टेशन कितना था, तो उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर्स था, जो कि बाद में अभी 69 ईयर्स का हो गया है। और अगला है लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। तो लिटरेसी रेट उस टाइम बहुत कम हुआ करता था, आज के डेट में बहुत बढ़ चुका है लिटरेसी रेट, ठीक है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गया हमारा। अब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड हुआ करते थे। प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग हुआ करते थे। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आता है, तो एग्रीकल्चर पे 50% लोग, एग्रीकल्चरल लेबर जिस पे 19.7% लोग हुआ करते थे, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन, तो इस पे 2.4% लोग ओनली हुआ करते थे, एंड माइनिंग में 0.6% लोग। तुम्हें इतना नहीं भी याद रहे तो तुम ये याद रखना कि प्राइमरी सेक्टर पे 72% या 72.7% लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में 10% लोग हुआ करते थे, 10.1%, जिसमें क्या क्या चीजें आता था, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग 9% थे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अर्बन एरिया ही बहुत कम था, और गाँव में कोई बिल्डिंग बनाता नहीं था। गाँव में क्या चलता था, फूस का घर चल जाता, घास फूस का घर बना के काम चल जाता था। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में सिर्फ 1.1% लोग हुआ करते थे। अब क्या है टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2% लोग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 1.4% लोग, एंड अदर सर्विस में 10.6% लोग, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में 17.2% लोग होते थे। तो ये चीजें तुम्हें याद रखना है। अब आगे आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आता है, तो हमारे देश में क्या क्या चीजें अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, कौन कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसका डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किया हमारे देश में। तो सबसे पहले रेलवे। तो रेलवे को 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। अंग्रेज इसको अपने बेनिफिट के लिए लेके आए थे, जब वो जाने लगे तो इसको लेके नहीं जा पाए, तो हमारे देश में रह गया। दूसरा है पोर्ट। तो पोर्ट का भी इन्होंने ही विकास किया था हमारे देश में। उसके बाद है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने। एंड रोड्स। तो रोड का फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा हमारे देश में स्टार्टिंग में बहुत ही लिमिटेड रोड्स हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में मतलब उस टाइम अंग्रेजों के आने के बाद ये रोड की जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता था, अपने सामान को, लूटे हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें हेल्प होता था, इसीलिए उन्होंने रोड बनाया। तो इस तरह से इन्होंने हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हेल्प किया। फिर वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्या ब्रिटिश रूल का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था हमारे देश के ऊपर, थोड़ा बहुत था कह सकते हैं। जिसमें क्या क्या है, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स को तो वैसे जबरदस्ती इन्होंने सब्सिस्टेंस से उठा के कॉमर्शियल में लेके आए, लेकिन हाँ कॉमर्शियल आउटलुक आने से लोगों को हेल्प हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का न्यू अपॉर्चुनिटी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कि आप कोल माइनिंग में काम कर सकते हो, अलग अलग तरह से चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। कंट्रोल ऑफ फेमिनीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकाल। ठीक है, तो अकाल पे कंट्रोल किया गया। अकाल पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, अकाल पे कंट्रोल करने का मतलब, अब मान लो कि कहीं एक जगह अकाल हो गया जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, वहां पे लोग वो नहीं कर पा रहे, खेती नहीं कर पा रहे वहां पे, तो अंग्रेज क्या करते थे, एक जगह से सामान को उठा के दूसरे जगह भेज देते थे, ताकि वहां के लोग भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। जिस जगह पे नहीं उगाया जा सकता चीजों को, वहां पे हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां तक पहुंचा दिया करते थे। तो ये है कंट्रोल ऑफ फेमिनीज, ये बेहतर हुआ था उस टाइम। उसके बाद है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मॉनेटरी सिस्टम के नाम पे जो आज तुम ऑर्डर मनी देख रहे हो, जो हमारा करेंसी नोट है, तो नोट को अंग्रेजों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। उससे पहले हमारे यहाँ सिक्का चलता था, सोने का, चांदी का, मेटल, अलग अलग मेटल। उसके बाद क्या है, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो तुम पुलिस देख रहे हो ना, वो पुलिस का सिस्टम अंग्रेजों ने लाया था इंडिया में। फौज हमारे देश में पहले से थी, लेकिन पुलिस का सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसको इंडिया में अंग्रेजों ने लाया था। तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरह से तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे।